जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 9 दिसंबर 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्ज़ाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें। देखो 9 दिसंबर अगर आप इतिहास में जाओगे तो इस दिन को दो चीज़ के लिए फेमस है ये, हालांकि अन्य चीज़ के लिए भी फेमस होगा, लेकिन दो जो मुझे याद आ रहा है, एक तो 9 दिसंबर को ही इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे मनाया जाता है। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे आज ही को मनाया जाता है, यानी 9 दिसंबर को मनाया जाता है। और साथ ही साथ 9 दिसंबर 1946 1944 हमारे संविधान की नींव इसी दिन रखी गई थी। हमारे संविधान की जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को ही हुआ था। तो इसलिए भी यह दिन इम्पॉर्टेंट है। उस दिन संविधान सभा में जो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो हमारे देश के पहले संविधान सभा के जो पहले अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। जैसे होता है क्या कि लोकसभा का नया मान लो कि सेशन शुरू होता है या नए लोकसभा का गठन होता है, तो उस समय में क्या होता है, प्रोटेम स्पीकर का पद होता है। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है कि जो लोकसभा, जो नव निर्वाचित लोकसभा, नई चुनी हुई लोकसभा, उसमें जो सबसे सीनियर मेंबर होते हैं उसे प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है। तो इसी तरह से जो है संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, तो संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य में से एक थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और उन्हें अस्थायी सदस्य बना दिया गया था, अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। और उसके ठीक 2 दिन के बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। चलिए अब न्यूज़ पे लौटते हैं। कल का दिन काफ़ी बेहद निराशाजनक रहा है, बेहद गमपूर्वक दिन रहा है। पूरे भारत के लिए शोक का दिन कल का दिन रहा है। हमारे देश के पहले सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत नहीं रहे। तमिलनाडु में एक चॉपर एक्सीडेंट में इनकी मृत्यु हो चुकी है। तो ये काफ़ी दुखद न्यूज़ है कल के लिए। देखो सबसे पहले मैं अपनी तरफ से और पूरे विजडम एजुकेशन परिवार की तरफ से इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सर, आप हमारे हीरो थे, हमारे हीरो हैं और हमारे हीरो रहेंगे। अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है, उसे भी डिस्कस करते हैं। कहा जाता है कि द शो मस्ट गो ऑन। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ। तो सबसे पहले ये है कि ये देश के पहले सीडीएस बने थे। 2020 में सीडीएस बने थे, ये देश के पहले सीडीएस बने थे। और यहाँ पे कैसे वो पहले सीडीएस बनाए थे उसकी चर्चा यहाँ पे किया गया। सीडीएस का जो पद होता है बेसिकली, जब कारगिल युद्ध हुआ था तो कारगिल युद्ध में भले ही हम जीत गए, लेकिन कारगिल युद्ध के बाद एक समीक्षा समिति बनाई गई थी और उस समीक्षा समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे के सुब्रमण्यम। तो के सुब्रमण्यम ने पाया कि जो कारगिल युद्ध चल रहा था तो तीनों ही सेनाओं में कोऑर्डिनेशन की कमी थी, तीनों ही सेनाओं में समन्वय की कमी थी। तो इसी के लिए उन्होंने रिकमेंडेशन किया था कि एक ऐसा पद का सृजन किया जाना चाहिए जो तीनों ही सेना में कोऑर्डिनेशन कर सकेगी, राइट। और इन्होंने ही सीडीएस पद के सृजन की चर्चा किया था कारगिल समीक्षा समिति, जो 1999 में बना था। तो इन समिति के रिपोर्ट के आधार पे पहला जो सीडीएस का गठन किया गया 2020 में किया गया। सोचो 21 साल के बाद पहले सीडीएस का गठन किया गया है कारगिल समीक्षा समिति रिपोर्ट के बाद। अब देखो एक क्वेश्चन आपके जेहन में आना चाहिए, निश्चित तौर पे आएगा। निश्चित तौर पे ये क्वेश्चन आएगा कि अगर तीनों ही सेना में कोऑर्डिनेशन की कमी है तो बेस्ट उपाय तो यही है कि तीनों ही सेनाओं का हेड एक व्यक्ति को बना दिया जाए। बेस्ट उपाय तो यही है। बहुत जगह होता है विश्व के कई सारे देशों में जो है, जो तीनों ही सेना है, जल सेना हो गया, थल सेना हो गया और वायु सेना हो गया, ये तीनों ही सेना का प्रमुख एक व्यक्ति होता है। जैसे पाकिस्तान में है, जैसे म्यांमार में है, विश्व के कई सारे देशों में। तो बेस्ट उपाय तो यही था। तो फिर सीडीएस का पद गठन क्यों किया गया, राइट। देखो इसका सबसे बड़ा रीज़न है, इसका रीज़न ये है कि तीनों ही सेनाओं के प्रमुख अगर एक व्यक्ति होंगे तो इसके पास कई ज़्यादा पावर होगा
और अगर ज़्यादा पावर होगा तो ये सत्ता का मिसयूज कर सकते हैं। जिस तरह से हम देखते हैं पाकिस्तान में कई बार मिलिट्री शासन रहा है, मिलिट्री वहाँ पे लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को रिप्लेस कभी भी कर देती है। इसी तरह से आप देखोगे म्यांमार में वर्तमान में जुंटा सरकार है, वर्तमान में वहाँ पे सैन्य सरकार है। क्यों? क्योंकि तीनों ही सेनाओं को प्रमुख एक व्यक्ति है। पाकिस्तान में भी तीनों ही सेना, जल सेना, वायु सेना और थल सेना, तीनों का प्रमुख एक ही व्यक्ति है। इसी तरह से आप देखो कि अफ्रीका में कई सारे ऐसे देश हैं जिसमें तीनों ही सेनाओं के प्रमुख एक व्यक्ति थे। तो इसलिए भारत सरकार ने ये डिसाइड किया था, हमारे जो है स्वतंत्रता सेनानी वगैरह थे या हमारे जो इनिशियल लीडर्स थे, उन्होंने डिसाइड किया था कि तीनों ही सेना का प्रमुख अलग अलग व्यक्ति होगा, राइट। जल सेना का अलग प्रमुख होगा, वायु सेना का अलग होगा और थल सेना का अलग होगा। तीनों ही सेना का अलग अलग प्रमुख होगा। अब देखो, ये जो समिति थी कारगिल समीक्षा समिति, इसी समिति के रिकमेंडेशन के आधार पे एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने 2001 में एक रिपोर्ट सौंपा था और इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि सीडीएस के पद का गठन किया जाना चाहिए। अब देखो, सीडीएस कौन बनते हैं? तीनों ही सेना का, जल सेना हो, थल सेना हो और वायु सेना हो। तीनों ही सेना के जो प्रमुख हैं, चाहे जल सेना प्रमुख हो, थल सेना प्रमुख हो और वायु सेना प्रमुख हो, ये तीनों ही सेना के जो प्रमुख होंगे, जो रिटायर्ड होंगे और जो सबसे ज़्यादा एज के होंगे, उन्हें ही अगला सीडीएस बना दिया जाएगा। तीनों ही सेना में जो रिटायर्ड होंगे और जो सबसे अधिक एज के होंगे, उन्हें ही प्रमुख बना दिया जाएगा। नॉर्मली ये नियम है। अब देखो, जो तीनों सेना के प्रमुख हैं, जल सेना, वायु सेना और थल सेना, उनको जो है वो मैक्सिमम अपने पद पे 62 वर्ष तक रह सकते हैं। 62 वर्ष तक रह सकते हैं या 3 वर्ष का कार्यकाल होता है, जो भी पहले हो, राइट। या तो 3 वर्ष का मैक्सिमम कार्यकाल होगा या 62 वर्ष की आयु तक वो अपने पद पे रहेंगे। तो इसलिए सीडीएस का जो पद बनाया गया था, वो बनाया गया था कि 65 वर्ष तक अपने पद पे रहें। 62 वर्ष तक मान लो सेना प्रमुख है और 65 वर्ष तक यानी आगामी 3 वर्ष तक वो जो है सीडीएस के पद पे बने रह सकते हैं। सीडीएस का कार्य बेसिकली युद्ध के समय में अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रॉक्सी वार, जो अभी हमारा चीन के साथ युद्ध चल रहा है, उसे प्रॉक्सी वार कहते हैं। तो प्रॉक्सी वार के समय में सीडीएस का पद महत्वपूर्ण हो जाता है। युद्ध के समय में सीडीएस का पद महत्वपूर्ण हो जाता है। उस समय युद्ध के समय में या प्रॉक्सी वार, जो अभी हमारा चीन के साथ डिस्प्यूट चल रहा है, इसे प्रॉक्सी वार कर सकते हैं आप। तो ऐसे कंडीशन में सीडीएस का पद काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। बेसिकली इनका काम है तीनों ही सेनाओं के बीच में कोऑर्डिनेशन करना, राइट। सीडीएस सेना के तीनों अंगों के मामले में रक्षा मंत्री के मुख्य सलाहकार, मुख्य सैन्य सलाहकार होते हैं। रक्षा मंत्री को मुख्य रूप से सैनिक रूप से सलाह देने का काम करते हैं। साथ ही साथ देश में क्या नया हथियार परचेज किया जाना चाहिए, लॉजिस्टिक्स किस तरह से होना चाहिए, किस तरह से प्रशिक्षण होना चाहिए, कई तरह के नीतियों का निर्धारण भी सीडीएस के द्वारा किया जाता है। या सीडीएस बेसिकली उसको सलाह देने का काम करते हैं। तो ये सारा का सारा सीडीएस का काम है। एक बार फिर मैं जनरल बिपिन रावत को अपनी तरफ से और पूरे विजडम एजुकेशन परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और अपने चरणों में उन्हें स्थान दे। अब देखो, इनकी जो मृत्यु हुई है, जो प्लेन क्रैश हुआ, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, ये हेलीकॉप्टर का नाम है MI-17V5। वनडे एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है आपसे, इसलिए नाम याद रख लेना। MI-17V5 प्लेन एक्सीडेंट या हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में जो ये हेलीकॉप्टर है, इनमें इनकी मृत्यु हुई है। ये हेलीकॉप्टर को 2012 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था और ये हेलीकॉप्टर हम जो परचेज किए हैं वो रसिया से हमने परचेज किया। अब देखो, यहाँ पे जो है आरबीआई की जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई है और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मीटिंग में जो है पिछले 9 मीटिंग में लगातार ये 9वीं बार है कि जब नीतिगत दर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, राइट। अच्छी, नीतिगत दर में परिवर्तन नहीं क्यों किया गया, क्यों आरबीआई नीतिगत दर में कोई परिवर्तन नहीं किया, डिटेल से एनालिसिस करूंगा इस टॉपिक पे। साथ ही साथ आरबीआई ने अनुमान लगाया कि जीडीपी का जो ग्रोथ रेट होगा 2021-22 का, यानी इस फिनेंशियल ईयर का, वो होगा 9.5%।
तो ये भी डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्टेट पीसीएस वगैरह में तो पूछता ही है, यूपीएससी नॉर्मली आपसे नहीं पूछती है, लेकिन स्टेट पीसीएस में पूछा जा सकता है कि आरबीआई का क्या प्रिडिक्शन है भारत के जीडीपी ग्रोथ का। देखो एमपीसी मतलब होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, मौद्रिक समीक्षा नीति या मौद्रिक नीति समिति। एमपीसी का गठन नीतिगत ब्याज दर के निर्धारण के लिए या इसके उपयोगी और पारदर्शी बनाने के लिए जून 2016 में किया गया था। इसके लिए एक अधिनियम आया था, वित्त अधिनियम 2016, और इस अधिनियम के तहत जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो एक्ट है 1934 का, उसमें संशोधन किया गया था। अब देखो इसमें संशोधन करके क्या किया गया, यह किया गया है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी होगी, एमपीसी उसे बोलते हैं, एमपीसी के अंतर्गत 6 मेंबर समिति बना दिया गया। एमपीसी क्या होता था पहले, 2016 से पहले जो नीति होती थी, मौद्रिक नीति होती थी, सिर्फ आरबीआई तय करता था। 2016 में क्या किया गया है कि इसे आरबीआई और सरकार दोनों के हवाले कर दिया गया। 6 सदस्यीय जो समिति होगी, इसमें 3 सदस्य सरकार की होगी और 3 सदस्य जो होगी वो गवर्नमेंट की होगी, आरबीआई की होगी। 3 आरबीआई के सदस्य होंगे, 3 जो है इसमें सरकार के सदस्य होंगे। अच्छा, 3 जो आरबीआई के सदस्य होगा उसमें एक होगा आरबीआई के गवर्नर, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो है लीड करता है, इसका अध्यक्ष होता है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। यूपीएससी का पेपर देखोगे, आई थिंक 18 या 19 में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया था कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने मेंबर होते हैं। कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दे दिया था कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 12 मेंबर होते हैं। नहीं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में सिर्फ 6 मेंबर होते हैं। 3 आरबीआई की तरफ से होते हैं, 3 सरकार की तरफ से होते हैं। आरबीआई की तरफ से जो 1 मेंबर होते हैं वो आरबीआई के अध्यक्ष होते हैं, आरबीआई के गवर्नर होते हैं, और वही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का भी अध्यक्ष होता है। मौद्रिक आरबीआई के गवर्नर समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं। प्रत्येक 2 महीना पे इसकी मीटिंग होती है। स्टेट पीसीएस में एक बार मैं देखा था, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि एक वर्ष में एमपीसी की कितनी मीटिंग होती है, मौद्रिक समीक्षा की कितनी मीटिंग होती है। तो सोचो 2 महीना में 1 मीटिंग होता है, तो एक वर्ष में कितना मीटिंग होगा, 6 मीटिंग होगा, राइट। 2020 में लगातार 9वीं बार मौद्रिक नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। देखो नीति में परिवर्तन क्यों नहीं किया गया, उसका रीज़न है कि अगर मान लेते हैं कि नीतिगत दर घटाएंगे, मान लेते हैं कि सीआरआर जो है सरकार एमपीसी घटा रही थी, या सीआरआर जो आरबीआई घटा रही थी, तो सीआरआर घटाने का मतलब क्या है, सीआरआर को नीचे करने का मतलब क्या है। इसका मतलब सिंपल है कि अधिक से अधिक पैसा लोगों के पास जाए। कोरोना के बाद क्या हुआ था कि नीतिगत दर में काफ़ी बदलाव किया गया था और काफ़ी कम किया गया था। काफ़ी कम करने का मतलब है कि अगर मान लेते हैं कि इंटरेस्ट रेट कम होगा तो आप अधिक से अधिक पैसा उठाना शुरू करोगे, आप अधिक से अधिक लोन लेना शुरू करेगा अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा। तो इंटरेस्ट रेट कम करने का ही रीज़न था कि लोगों के पास अधिक से अधिक मान लो पैसा जाए। अधिक से अधिक पैसा जाएगा तो क्या होगा कि अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट होगा तो इकोनॉमिक साइकिल हमारा मूव करना शुरू करेगा, राइट। और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये जॉन मेनार्ड कीन्स ने कहा था। जॉन मेनार्ड कीन्स 1930 के आर्थिक जो मंदी, विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक मंदी थी, उसके बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जो काफ़ी फेमस है और आज भी प्रासंगिक है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था अगर मंदी के दौर से गुजर रही है तो वैसे कंडीशन में सरकार को राजकोषीय घाटा की चिंता नहीं करना चाहिए, अधिक से अधिक पैसा लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। लोगों के पास पैसा अधिक से अधिक होगा तो क्या होगा कि अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट होगा, अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट होगा तो अधिक से अधिक रोजगार होगा, अधिक से अधिक रोजगार होगा तो अधिक से अधिक लोगों के पास पैसा आएंगे, बचत होगा, अधिक से अधिक बचत होगा फिर अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट होगा, तो इकोनॉमिक साइकिल मूव करेगा। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट था। तो कोरोना के बाद क्या हुआ कि आरबीआई फटाफट मौद्रिक नीति कम करना शुरू कर दी, राइट, इंटरेस्ट रेट कम करना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ कि लोगों के पास पैसा अधिक हो गया। अब लोगों के पास पैसा अधिक होगा तो क्या होगा कि मांग अधिक क्रिएट होगा, ये तो सही बात है, लेकिन साथ ही साथ इन्फ्लेशन भी क्रिएट होगा, राइट। अगर लोगों के पास पैसा अधिक होगा तो क्या होगा कि लोगों के पास मुद्रास्फीति भी क्रिएट होगा, मुद्रास्फीति बढ़ेगा। तो मुद्रास्फीति को रोकना भी कहीं ना कहीं आरबीआई की जिम्मेदारी है।
और मुद्रास्फीति को रोकने के लिए आरबीआई जो है पिछले 9 मीटिंग से लगातार मौद्रिक नीति में कोई परिवर्तन नहीं कर रही है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे एक चर्चा कल के मीटिंग के बाद ये भी किया गया है कि डिजिटल धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा डिजिटल करेंसी की मुख्य चुनौतियां। जो डिजिटल करेंसी है, ई रूपी भी सरकार लेकर आई थी, तो ये सारी की सारी जो डिजिटल करेंसी है उसकी जो मुख्य चुनौती है वो है साइबर धोखाधड़ी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको लेकर के संसद में बिल भी आया था, लेकिन अभी तक उस पर कोई अमल नहीं किया गया है। ये मैं लगातार डिस्कस करता हूँ कि हमें डिजिटल प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए, राइट। अब ये देखो, ये जो न्यूज़ है, सरकार के प्रस्ताव पे संयुक्त किसान मोर्चा में बनी सहमति। हो सकता है आज आंदोलन समाप्त हो जाए, औपचारिक रूप से इसकी घोषणा कर दिया जाए, क्योंकि सरकार ने फाइनली कहा है कि जो आपकी मांग है, आपकी सारी जो मांग है, उसमें सबसे एक प्रमुख मांग है कि एमएसपी की गारंटी देना। तो इसके लिए हम जो है एक समिति बनाएंगे, उस समिति में आपके भी कुछ प्रतिनिधि रहेंगे, सरकार के कुछ प्रतिनिधि रहेंगे और कुछ विशेषज्ञ रहेंगे जो डिसाइड करेंगे कि एमएसपी की गारंटी कितना देना है, कैसे उसके लिए लॉ बनेगा। तो फाइनली इस पर सहमति बन चुकी है। हो सकता है एक अच्छा न्यूज़ आज के लिए है, हो सकता है आज फाइनली ये आंदोलन समाप्त हो जाए। बहुत न्यूज़ आज का इंपॉर्टेंट है, आई थिंक बहुत सारा 10-12 न्यूज़ वो मुझे दिख रहा है, मुझे इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ इंडिया रशिया रिलेशन पे भी मुझे डिस्कस करना आज आपके साथ। केन बेतवा परियोजना को मिली मंजूरी, लहला उठेगा बुंदेलखंड। बुंदेलखंड जो क्षेत्र है वो कहीं सूखा क्षेत्र है और वहाँ पे पानी की आवश्यकता काफ़ी है। सूखे क्षेत्र में पानी की आवश्यकता होती है। केन बेतवा जो नदी है, अगर ये नदी मिल जाता है, देखो एक नदी जोड़ो परियोजना की शुरुआत क्यों किया गया, उसका रीज़न है कि एक नदी में मान लो कम पानी है, दूसरे नदी में बहुत ज़्यादा पानी है, तो ऐसे कंडीशन में दोनों नदी को जोड़ दो, पानी की समस्या समाधान हो जाएगी। जैसे बिहार की अगर मैं बात करूँ तो बिहार का सूख कहा जाता है कोसी नदी को, तो कोसी नदी में काफ़ी पानी होता है। दक्षिण बिहार में पानी की बिल्कुल कमी है, दक्षिण बिहार में सूखा का कंडीशन होता है। तो क्या उत्तर बिहार की नदी को दक्षिण बिहार की नदी से कनेक्ट करके पानी की समस्या को दूर किया जा सकता है? तो बिल्कुल दूर किया जा सकता है। तो इसलिए नदी जोड़ो परियोजना की शुरुआत किया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय शुरुआत किया गया था और फाइनली ये जो परियोजना है इसको सरकार ने मंजूरी दे दिया। दिसंबर 2021 में इसे मंजूरी मिला। अब देखो नदी जोड़ो परियोजना का लाभ क्या होगा। सबसे पहले बुंदेलखंड क्षेत्र सूखा क्षेत्र है, वहाँ लोगों को पीने की पानी मिलेगा। 62 लाख लोगों को से फायदा होगा, उन्हें पीने का स्वच्छ पानी मिलेगा। आर्थिक समृद्धि आएगी और लाखों परिवारों की आर्थिक बहाली दूर होगी। अगर बुंदेलखंड आज पिछड़ा हुआ क्षेत्र है तो उसका रीज़न है कि वहाँ सूखा प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ पानी की समस्या है। अगर पानी की समस्या का समाधान हुआ तो वहाँ पे लाखों लोगों को समृद्धि मिलेगा, लाखों लोगों के घर चलेगा, आमदनी बढ़ेगी। नदियों को जोड़ने से देश में सूखे की समस्या का समाधान निकल सकता है। बुंदेलखंड में भी सूखा का जो समस्या है उसका समाधान निकल सकता है केन बेतवा परियोजना के माध्यम से। सिंचित क्षेत्र, जो सिंचाई के क्षेत्र है उसमें उल्लेखनीय वृद्धि होगी। जल ऊर्जा यानी जो बिजली हाइड्रो पावर है उसमें काफ़ी उल्लेखनीय वृद्धि होगी। स्वच्छ ऊर्जा में वृद्धि होगी। नहरों का विकास होगा, नौवहन का विकास होगा, यानी परिवहन जो है उस नदी के माध्यम से भी परिवहन चलना शुरू कर देगा। नदी जोड़ो परियोजना का एक उद्देश्य है परिवहन को भी बढ़ावा देना। टूरिस्ट एक्सपोर्ट में वृद्धि होगा। बड़े पैमाने पर वनीकरण को प्रोत्साहन मिलेगा और 103 मेगावाट बिजली परियोजना और 27 मेगावाट के सौर ऊर्जा परियोजना उपलब्ध होगी। ये इस न्यूज़ में चर्चा किया गया, इसलिए हमारे लिए नदी जोड़ो परियोजना जरूरी है। अब देखो नदी जोड़ो परियोजना की जो 2 बेसिक समस्या है, एक समस्या तो यह है कि राज्यों के बीच में सहमति का अभाव होता है, कितना पानी हम आपको देंगे, इसको लेकर के एक राज्य दूसरे राज्य में सहमति नहीं हो पाती है। और साथ ही साथ पर्यावरण इशू है, पर्यावरण समस्या है। तो ये दोनों ही बेसिक इशू होता है नदी जोड़ो परियोजना को लेकर के। अच्छा, बाकी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आज का ये भी है, देखो जब प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत किया गया था तो एक टारगेट फिक्स किया गया था, टारगेट था 2022।
सभी के लिए घर 2022, राइट। अब इसे चेंज कर दिया गया, अब प्रधानमंत्री आवास योजना को 2024 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। अगेन देखो, ये जो न्यूज़ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो वनडे एग्जाम में या स्टेट पीसीएस में, बीपीएससी वगैरह में डायरेक्टली बुक पूछा जा सकता है। जस्टिस रंजन गोगोई काफ़ी चर्चा में ये जस्टिस रहे थे और अभी भी चर्चा में है। इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखा है, किताब का नाम है जस्टिस फॉर द जज। जस्टिस फॉर द जज ये जस्टिस गोगोई की आत्मकथा है। और इन्होंने जो है विरासत में मिली थी चुनौती को अयोध्या मामले जिसे तय करने में पूरा किया। अयोध्या विवाद में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, 500 वर्ष का विवाद है, आप लोग जाकर के देखना। 3 पार्टी उस विवाद में शामिल थी, 500 वर्ष का विवाद है। मैं आज उस वीडियो को टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा, आप लोग जाकर देख लेना। अच्छा, अयोध्या विवाद का जो डिसीजन दिया गया था वो डिसीजन जो जस्टिस रंजन गोगोई यहीं पे उस समय में देश के सीजीआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, और इन्होंने डिसीजन देते वक्त एक बात कही थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी कि हम जो निर्णय सुना रहे हैं वो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के आधार पर निर्णय सुना रहे हैं। हम किसी भावना या सेंटिमेंट के आधार पर निर्णय नहीं सुना रहे हैं, बल्कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के आधार पर निर्णय सुना रहे हैं। और भारत की कमाल बात देखो, भारत का धार्मिक विविधता देखो कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जिस रिपोर्ट के आधार पर अयोध्या वर्डिक्ट दिया गया, अयोध्या का निर्णय सुनाया गया, उसको तैयार करने वाले जो व्यक्ति थे, यानी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष थे, एक मुस्लिम व्यक्ति थे। एक मुस्लिम व्यक्ति थे जिन्होंने रिपोर्ट दिया। उस रिपोर्ट में कहा कि जो अयोध्या में वर्तमान में ढांचा है, यानी जो मस्जिद का पार्ट है, उस मस्जिद के नीचे जो है मंदिर जैसी संरचना है, राइट। उन्होंने रिपोर्ट में दिया, कहा कि मंदिर जैसी संरचना इस ढांचा के नीचे है। और इसी रिपोर्ट के आधार पे सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन सीजीआई जस्टिस रंजन गोगोई ने अयोध्या वर्डिक्ट दिया था। ये किताब पक्का याद रख लेना, जस्टिस फॉर द जज। वनडे एग्जाम में, स्टेट पीसीएस में, बीपीएससी वगैरह में डायरेक्टली पूछा जा सकता है किसने लिखा है, जस्टिस रंजन गोगोई। अब देखो, विधि आयोग को वैधानिक निकाय बनाने का प्रस्ताव नहीं, इसको एक बार पढ़ लेना, लेकिन जो विधि आयोग है उस पर बेसिक में डिस्कस कर देता हूँ। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, लगातार आप सुनते होंगे कि लॉ कमीशन के इस रिपोर्ट में ये कहा गया, जैसे लॉ कमीशन के 117वीं रिपोर्ट में, लॉ कमीशन के 117वीं रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि एक देश एक चुनाव का समर्थन करते हुए चर्चा किया गया है कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। सबसे पहले तो लॉ कमीशन एक ना तो संवैधानिक निकाय है, ना ही वैधानिक निकाय है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल ये है कि लॉ कमीशन यानी विधि आयोग का ना तो संविधान में जिक्र है और ना ही संसद में एक्ट के माध्यम से इसकी स्थापना किया गया। जैसे हमारे पास नीति आयोग है, तो नीति आयोग ना तो संवैधानिक निकाय है, ना सांविधिक निकाय है। जैसे सीबीआई ना तो संवैधानिक निकाय है, ना ही सांविधिक निकाय है। उसी तरह से लॉ कमीशन है, ना तो संवैधानिक निकाय है और ना ही सांविधिक निकाय है या वैधानिक निकाय या लीगल बॉडी, सब एक ही टर्म है। वैधानिक निकाय को ही सांविधिक निकाय कहते हैं, इसे ही लीगल बॉडी कहते हैं, इसे ही अंग्रेजी में स्टैट्यूटरी बॉडी भी कहते हैं। आयोग का गठन एक निर्धारित अवधि के लिए किया जाता है। यह विधि और न्याय मंत्रालय के लिए परामर्श निकाय के रूप में काम करता है। बेसिकली लॉ में क्या फॉल्स है, राइट, लॉ में क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, लॉ में क्या दिक्कत है, क्या खराबी है, कहाँ पे सुधार करना चाहिए, ये सारा का सारा रिकमेंडेशन देने का काम करता है विधि आयोग। अच्छा, सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है, पहला विधि आयोग जो हुआ था 1834 में गठन हुआ था। 1833 का चार्टर एक्ट आया था, आपको याद होगा 1833 का चार्टर एक्ट। और 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से उस समय हमारे देश के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में ही पहले विधि आयोग का गठन किया गया था 1834 में। और ये जो पहले विधि आयोग के अध्यक्ष थे वो लॉर्ड मैकाले थे। लॉर्ड मैकाले जो शिक्षा के लिए भी जाना जाता है, इसे भारत में शिक्षा की भी नींव इन्होंने रखा था। तो इन्हीं की अध्यक्षता में पहले विधि आयोग का गठन किया गया था। ये याद रख लेना, कई बार स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछा है, वनडे एग्जाम में पूछा है, यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा है इस पर।
स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था 1955 में किया गया था और MC सीतलवाड़ की अध्यक्षता में किया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछता है। स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग MC सीतलवाड़ की अध्यक्षता में गठन किया गया था। अभी तक 21 विधि आयोग का गठन किया जा चुका है और जिसका कार्यकाल प्रत्येक का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। 22वें विधि आयोग की चर्चा चल रही है, अभी गठन हुआ नहीं है, अध्यक्ष की नियुक्ति अभी नहीं हुआ, गठन की चर्चा चल रही है। अभी तक 277 रिपोर्ट दे चुका है विधि आयोग। हर एक रिपोर्ट को पढ़ने की आवश्यकता नहीं, जो कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होता है, जैसे 117वीं रिपोर्ट हो गई, इस रिपोर्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। कुछ अन्य रिपोर्ट जब जैसे जैसे न्यूज़ में डिस्कस करूँगा वैसे वैसे वो चीज़ें आएगी तो मैं सामने रख दूँगा। तो हर एक रिपोर्ट को पढ़ने की जरूरत नहीं, 277 रिपोर्ट आप पढ़ भी नहीं पाओगे। सेवानिवृत्त जजों को कब से मिलेगी बढ़ी पेंशन, स्पष्टीकरण बिल लोकसभा में पारित। देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हाई कोर्ट का भी चर्चा यहाँ पे है। हाई कोर्ट का जो वेतन होता है वो राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है, राज्य सरकार के संचित निधि से वेतन दिया जाता है, स्पष्ट है। लेकिन हाई कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं उसका जो पेंशन होता है वो पेंशन केंद्र सरकार देती है, केंद्र सरकार के संचित निधि से दिया जाता है। तो हाई कोर्ट के जस्टिस का वेतन दिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा और हाई कोर्ट के जस्टिस का पेंशन दिया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। अच्छा, वेतन और पेंशन जो भी होता है या हाई कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय का जो भी हो, चाहे उसके सदस्य की संख्या में वृद्धि हो, चाहे उसे पेंशन देना हो, चाहे उनका वेतन बढ़ाना हो, सबका निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है। ये बेसिक याद रख लेना, सबका निर्धारण संसद के द्वारा किया जाएगा। देखो ये टॉपिक पे हमने कई बार डिस्कस किया है। सरकार जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स को लेकर के सरकार संदेश जाहिर कर रही है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत के स्थान 101 नंबर पे दिया गया, 116 नंबर पे, 116 देश में भारत का स्थान 101। सरकार संदेह क्यों जाहिर कर रही है? देखो कई सारे रिपोर्ट इधर आ चुके हैं कि विश्व की जो एजेंसी जो रिपोर्ट प्रकाशित करती है उसे पैसा देकर के चीन परचेज करता है, चीन खरीद लेता है, चीन अपनी चालाकी वहाँ पे जाहिर करता है या अपने विपक्ष के बारे में खराब रिपोर्ट प्रस्तुत करवाता है। पहले मैं डिस्कस करता था इस टॉपिक पर, पहले मैंने कई बार आपके साथ डिस्कस किया। मैंने आपको बोला भी था कि वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है, बहुत फेमस रिपोर्ट है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को बंद कर दिया गया था और वर्तमान में बंद कर दिया गया। ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट को बंद करने का भी रीज़न यही था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को बंद करने का भी रीज़न यही था कि चीन उसको इन्फ्लुएंस कर रहा था। तो इसलिए भी भारत सरकार इसको लेकर के संदेश जाहिर करती है। दूसरा रीज़न है कि ये जो डाटा कलेक्ट करते हैं, अभी चर्चा हुआ था कि कई सारे जो एजेंसी है जो रिपोर्ट बनाते हैं इस तरह का, वो जो डाटा कलेक्ट करते हैं और डाटा कलेक्ट करने के लिए किसी कंपनी को दे देते हैं। वर्ल्ड बैंक जैसी संस्था डाटा कलेक्ट करने के लिए किसी कंपनी को हायर कर लेती है। मान लेते हैं एक्स कंपनी को हायर की, अब एक्स कंपनी कैसे डाटा कलेक्ट करेगा पता नहीं। एक चर्चा मुझे याद नहीं आ रहा किस रिपोर्ट के बारे में, लेकिन एक चर्चा था कि एक रिपोर्ट को प्रकाशित करने के लिए एक कंपनी ने, मान लेते हैं एक्स कंपनी ने, भारत में 4000 लोगों से फ़ोन पे बातचीत किया और फ़ोन पे बातचीत करने के बाद सिर्फ 4000 लोगों से फ़ोन पे बातचीत करके पूरे भारत का वो मूल्यांकन कर लेता। क्या ये पॉसिबल है? 4000 लोग से बातचीत करके पूरे भारत के 121 करोड़ लोगों का मूल्यांकन क्या आप कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, वो भी फ़ोन पे, आप मिल नहीं रहे हैं उससे। तो इसलिए कई सारे जो है ड्रॉबैक्स हैं जिसको लेकर के जो है इस तरह के रिपोर्ट पे सरकार अब संदेश जाहिर करती है। आकांक्षी जिला में उच्च शिक्षा के लिए सरकार लाएगी नई योजना। सरकार राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान 3.0 की शुरुआत सरकार करेगी। आकांक्षी जिला क्या होता है? वैसा जिला नीति आयोग के द्वारा आकांक्षी जिला तय किया जाता है और वैसा जिला जो हमारे देश के विकास मापदंड में सबसे नीचे रहे उसे आकांक्षी जिला कहा गया। आई थिंक 117 जिला का चयन किया गया है आकांक्षी जिला के रूप में। हमारे देश के विकास मापदंड में सबसे निचले स्तर पर जो जिला रहे उसे आकांक्षी जिला कहा गया। आप जिस स्टेट से हैं उस स्टेट का आकांक्षी जिला जाकर सर्च करना। अगर आप मान लेते हैं यूपी से हैं तो यूपी का जो आकांक्षी जिला है उसके बारे में पता होना चाहिए। राजस्थान से हैं तो राजस्थान के जो आकांक्षी जिला है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए।
इसको भी एक बार आप लोग देख सकते हैं। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है, और चूंकि ये स्टेटमेंट दिया गया है हमारे देश के वायुसेना प्रमुख के द्वारा, इसलिए मैं थोड़ा सा डिस्कस इस पर करूँगा। पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस के कंडीशन से गुजर रहा है, ये सबको पता है। पाकिस्तान में $1 अरब चाहिए तो उससे IMF के पास जाना पड़ता है, या सऊदी अरब के पास जाना पड़ता है, चीन के पास जाना पड़ता है। चीन तो पैसा देना भी बंद कर दिया पाकिस्तान को। बावजूद इसके पाकिस्तान जो है आतंकवाद की समस्या क्रिएट करता रहेगा, ये कहना है हमारे देश के वायुसेना प्रमुख का। विवेक राम चौधरी जो हमारे देश के वायुसेना प्रमुख हैं, उनका कहना है कि पाकिस्तान में भले ही इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, लेकिन फिर भी वो आतंकवाद को क्रिएट करता रहेगा। उसका रीज़न है कि वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स। 2023 में पाकिस्तान में जो है चुनाव होने वाले हैं, और पाकिस्तान सरकार की कोई अचीवमेंट नहीं है। इमरान खान की अगर आप देखोगे तो कोई खास अचीवमेंट नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में लोगों को आकर्षित करने के लिए उसके पास एक ही मुद्दा है, 2 मुद्दा है इनफैक्ट। एक मुद्दा तो धर्म का मुद्दा है, धर्म के मुद्दे पे वो जोर दे रहा है, और दूसरा मुद्दा उनके पास है इंडिया का मुद्दा। तो ये दोनों मुद्दा काफ़ी उछलेगा 2023 तक। तो आप समझ लो भारत और पाकिस्तान का संबंध इम्प्रूव नहीं होने वाला है। वहाँ पे इलेक्शन है और नहीं इम्प्रूव होगा, मान के ही चलो। इलेक्शन के बाद ही कुछ हो सकता है, लेकिन इलेक्शन से पहले कुछ होने वाला नहीं है। ओके, इंडिया रशिया रिलेशन के बारे में मुझे डिस्कस करना है, और मैं एक सेपरेट वीडियो बना भी नहीं पाया था, तो इसी वीडियो में मैं डिटेल से डिस्कस कर दूंगा इंडिया रशिया रिलेशन के बारे में। देखो, जब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की व्याख्या करनी हो या आपको कोई ऐसे लिखना हो, तो आप एक कोटेशन को कोट कर सकते हैं, और ये कोटेशन अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री का, विदेश सचिव कहा जाता है, पूर्व विदेश सचिव हेनरी किसिंजर का। हेनरी किसिंजर का एक फेमस कोटेशन है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ना तो अस्थायी दोस्त होता, ना ही अस्थायी दुश्मन होता, बल्कि अस्थायी हित निहित होता। ना तो आपका कोई परमानेंट मित्र होगा और ना ही कोई परमानेंट शत्रु होगा, बल्कि परमानेंट इंटरेस्ट होता है। ये हेनरी किसिंजर का कोट है। और इंटरनेशनल रिलेशन को जब भी लिखना हो मेंस में, या आपको ऐसे लिखना हो, इनको कोट कर सकते हैं आप। अभी क्या हुआ है कि नई दिल्ली में 21वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये भी पूछा जा सकता है स्टेट पीसीएस में या वनडे एग्जाम में कि कौन सा समिट था, तो ये 21वां समिट था। और प्रत्येक समिट जो होता है, जैसे इस बार मान लो इंडिया में हुआ तो 22वां समिट हो जाएगा आपको रशिया में, 23वां फिर इंडिया में होगा। तो इस तरह से होता है, प्रत्येक वर्ष ही समिट होता है, एक वर्ष इंडिया में होता है, एक वर्ष रशिया में होता है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या रही है कि इस समिट में पहली बार 2+2 वार्ता हुई है। 2+2 वार्ता पहली बार हुई है। 2+2 क्या होता है? 2+2 मतलब होता है कि भारत के रक्षा मंत्री और भारत के विदेश मंत्री, रूस के रक्षा मंत्री और रूस के विदेश मंत्री मिल के स्ट्रेटजिक तौर पे जब वार्ता करते हैं तो उसे 2+2 वार्ता करते हैं। ये स्ट्रेटजिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री दोनों शामिल होते हैं। अच्छा, भारत इस तरह से वार्ता करने वाला भारत चौथा देश रूस बन गया। भारत यूएसए के साथ इस तरह की वार्ता करता है, भारत जापान के साथ इस तरह की वार्ता करता है, भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ इस तरह की वार्ता करता है, और भारत अब रशिया के साथ इस तरह की वार्ता करता है। तो 2+2 वार्ता रशिया के साथ करने वाला चौथा देश बन चुका है। भारत चौथा देश बन चुका है, या रूस चौथा देश बन चुका है जो भारत के साथ या इस तरह की वार्ता करता है, 2+2 वार्ता। अच्छा, इसमें एक कोटेशन दिया था पुतिन ने, जो रशियन राष्ट्रपति हैं पुतिन, वो जब आए तो उन्होंने कहा, एक लाइन उन्होंने बोली थी, मुझे याद है, ट्राइड एंड ट्रस्टेड पार्टनर रूस भारत का है या भारत रूस का, उन्होंने कहा था। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप आज के डेट में भी अमेरिका पे बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन रूस हमारा ट्राइड एंड ट्रस्टेड पार्टनर है। क्यों? क्योंकि 1971 की जब जंग हुई थी तो उस समय में रशिया इंडिया के पक्ष में था और अमेरिका था आपको पाकिस्तान के पक्ष में। तो यूएसए जो है पाकिस्तान के पक्ष में था, रशिया इंडिया के पक्ष में था। इंडिया के सपोर्ट में रशिया ने अपना समुद्री बेड़ा भेज दिया था, समझे। लेकिन
पाकिस्तान के समर्थन में यूएसए ने अपना बेड़ा नहीं भेजा या लीड से भेजा, जिसके कारण हम जीत गए। तो हमारी काफ़ी सहयोग किया था 1971 के जंग में। कारगिल के समय में भी हमें काफ़ी सहयोग किया था रूस ने, इसलिए हमारा ट्राइड एंड ट्रस्टेड पार्टनर रूस है। रूस पे हम भरोसा कर सकते हैं, रूस हमारा फ्रेंडली कंट्री है। अब देखो रूस के लिए भारत का महत्व, चीन के खिलाफ संतुलन। रूस ने लद्दाख में विवादित गलवान घाटी में जो सैनिक हमारे शहीद हुए थे, ऐसे कंडीशन में चीन और इंडिया के बीच में कोऑर्डिनेशन का प्रयास किया था। भारत और चीन के बीच में कोऑर्डिनेशन का प्रयास रूस ने किया था। तो चीन के प्रति आक्रामक जो होता है उसके लिए भी हमें रशिया की आवश्यकता है। और साथ ही साथ हम ये नहीं चाहते कभी कि रूस चीन के पक्ष में चला जाए। देखो रूस और अमेरिका यूएसए दोनों कहीं ना कहीं खतरनाक दुश्मनी है, दोनों में काफ़ी पुरानी दुश्मनी हम लोग जानते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम अमेरिका की तरफ जा रहे हैं तो निश्चित तौर पे रशिया का जो झुकाव होगा किसकी तरफ होगा, चीन की तरफ होगा। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि रशिया का झुकाव चीन की तरफ हो। आर्थिक जुड़ाव के उभरते नए क्षेत्र, हथियार हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया, परमाणु ऊर्जा, हीरे जैसे सहयोग में भारत एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहा है। कई सारी जगह है, जैसे मान लो हमको गगनयान भेजना है तो गगनयान भेजने के लिए भी हम रशिया के साथ सहयोग कर रहे हैं। क्रायोजेनिक इंजन डेवलप करना था हमें, तो उस समय में भी हमने रशिया का मदद लिया था। तो कई जगह भारत और रूस मिलकर काम कर रहा है। इसी तरह से आप देखोगे एक ब्रह्मोस मिसाइल है, आज मुझे डिस्कस भी करना ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। ब्रह्मोस मिसाइल रशिया और भारत ने मिलकर डेवलप किया था। हम अपनी हथियार का 60% आयात करते हैं रशिया से आज भी, राइट। तो इसलिए रशिया के साथ हमारा इम्पोर्टेंस काफ़ी है, रशिया की ज़रूरत भारत को काफ़ी है। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक अभी समय है, एक कन्वेंशन है। ये कन्वेंशन लगातार दोनों देश डिस्कस करते हैं। हालांकि ये कन्वेंशन की स्थापना भारत ने ही किया था, लेकिन दोनों लगातार चर्चा करते हैं संयुक्त राष्ट्र में कि संयुक्त राष्ट्र में इसको साइन किया जाए। ये कन्वेंशन का नाम है कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, CCIT इसे कहते हैं। दोनों देश इसे साइन करें, ये लगातार चर्चा होती है कि विश्व के देश इसे साइन करें, यूनाइटेड नेशन इसे घोषित करे। इसके लिए दोनों देश मिलकर काम करते हैं। अच्छा, बहुपक्षीय मंचों पे समर्थन, रशिया की इम्पोर्टेंस भारत के लिए इसलिए है या भारत को रशिया की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, अगर मान लेते हैं कोई रिजोल्यूशन भारत के अगेंस्ट आता है या चीन भारत के खिलाफ कोई रिजोल्यूशन लाता है, तो उसे हम रूस की मदद से उसे खारिज करवा दें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, क्योंकि रशिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है। साथ ही साथ हमें परमाणु आपूर्ति समूह न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का भी मेंबर बनना है। न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में जो अड़ंगा डालता है वो चीन डालता है, तो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का मेंबर का सपोर्ट कर रहा है वर्तमान में रशिया भी। अमेरिका भी समर्थन कर रहा है, रशिया भी समर्थन कर रहा है कि भारत को इसका सदस्य बनना चाहिए। एकमात्र देश चीन है जो हमारा विरोध करता है और इसलिए हम NSG का सदस्य नहीं बन पाए हैं। अब देखो रूस को क्यों जरूरत है, रूस को भारत की क्यों जरूरत है। तो एक तो है कि रूस भी चीन को प्रसंतुलित करना चाहता है, चीन को बैलेंस करना चाहता है। रूस भी इस बात को समझता है कि चीन की महत्वाकांक्षा काफ़ी है। चीन की महत्वाकांक्षा इतनी है कि चीन ने घोषणा भी किया है इनफैक्ट, और वो जो घोषणा वो सार्वजनिक हो चुका है। वो घोषणा के तहत रूस के पूर्वी क्षेत्र पे 2050 के बाद जो है अधिकार करेगा। चीन 2050 के बाद रूस के पूर्वी क्षेत्र पे अधिकार करेगा, ये चीन ने घोषणा किया था। तो इसलिए रूस जो है चीन पे रिलाई नहीं कर सकता, रूस चीन पे जो है पूरी तरह से निर्भर नहीं हो सकता, इसलिए रूस को भी भारत की ज़रूरत है। अच्छा, यूरेशियन आर्थिक संघ को पुनर्जीवित करना, अभी के समय में जो है क्या हुआ था कि अटलांटिक ओशियन काफ़ी फेमस हो गया था। अभी के समय में 20वीं शताब्दी में कि लास्ट दशक में, चूँकि अटलांटिक ओशियन के एक पार अमेरिका है और एक पार क्या है इधर यूरोप है, तो अमेरिका और यूरोप विश्व में सबसे महत्वपूर्ण हो गया था। तो अब जो है रूस की प्रतिबद्धता ये कि यूरेशियन राजनीति महत्वपूर्ण हो, यानी यूरोप और इंडिया की राजनीति जो है वो महत्वपूर्ण होना चाहिए, यूरोप और एशिया की राजनीति महत्वपूर्ण होना चाहिए। इसको पुनर्जीवित करने के लिए भी रूस काम कर रहा है। अच्छा, रूस का सुदूर पूर्वी भाग है, वहाँ पे बहुत कम आबादी रहती है और उसे डेवलप करने के लिए भी इंडिया की ज़रूरत है। मैं दिखाता हूँ मैप आपको।
ओके, ये हमारा प्यारा भारत है, राइट। रूस का जो पार्ट आप देखोगे, रूस तो काफ़ी बड़ा है, रूस का जो इधर का पार्ट है ये डेवलप है, इधर का पार्ट जो है यूरोप का पार्ट है ये डेवलप है, और यहाँ पे जो है रूस की राजधानी मॉस्को भी है। लेकिन रूस का जो ये पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट, ये जो पार्ट है ये पार्ट डेवलप बिल्कुल नहीं है। यहीं पे एक जगह है व्लादिवोस्तोक, व्लादिवोस्तोक में 2019 में समिट हुआ था जिसमें हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया था। तो इस पार्ट में यहाँ पे काफ़ी मिनरल्स हैं, यहाँ पे काफ़ी हाइड्रोकार्बन्स है, अगर इसका उत्खनन किया जाए, यहाँ पे अगर माइनिंग किया जाए तो काफ़ी हमें चीज़ें प्राप्ति हो सकती है। हीरा की खान है यहाँ पे यूरेनियम की खान है, तो कई सारे खनिज के भंडार है यहाँ पे, तेल का भंडार है यहाँ पे। तो इसको खनन करने के लिए पैसा की आवश्यकता है, इसलिए रूस चाहता है कि इंडिया जो है रूस के पूर्वी भाग में निवेश करें, राइट। और इसलिए हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने भी कमिट किया था कि इस जगह में वो निवेश करेंगे, रूस के पूर्वी भाग व्लादिवोस्तोक में वो अपना निवेश करेंगे, राइट। तो इसलिए रूस को भी भारत की ज़रूरत है। ओके, चलो अब मेन पॉइंट पे आते हैं, इंडिया रशिया रिलेशन। सबसे पहले हम डिप्लोमेटिक रिलेशन देखते हैं। डिप्लोमेटिक रिलेशन में क्या होता है, एक द्विपक्षीय संबंध। द्विपक्षीय संबंध में आप कह सकते हो कि 21वीं समिट हुई है अभी, प्रत्येक वर्ष वार्षिक समिट होता है भारत और रूस के बीच में, 2+2 वार्ता हुई है, वो भी पहली बार हुआ है। तो ये सब द्विपक्षीय संबंध में है। साथ ही साथ कई सारे जो संगठन है उस पर भी मिल के काम करते हैं, कई सारे संगठन में भारत और रूस मिल के काम करता है, जिसमें ब्रिक्स हो गया, RIC हो गया, G20 हो गया, ईस्ट एशिया समिट हो गया, SCO हो गया। तो इस तरह के कई सारे संगठन हैं जहां इंडिया और रशिया मिल के काम करते हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित संयुक्त राष्ट्र समुद्री सुरक्षा सम्मेलन में रूस ने पार्टिसिपेट किया था। देखो ये जो समिट हुआ था संयुक्त राष्ट्र समुद्री सुरक्षा सम्मेलन, भारत ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता किया था, कब, अगस्त महीने में। और अगस्त महीने में ये समिट आयोजित किया था जिसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया था। यूनाइटेड नेशन का ये समिट था बेसिकली, क्योंकि भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर था उस समय में। इस समिट में बेसिकली कहीं ना कहीं ये समिट चीन के खिलाफ था, क्योंकि जब भी हम सिक्योरिटी की बात करेंगे, मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करेंगे, तो वो चीन के खिलाफ होता है। हम चीन का डायरेक्टली नाम नहीं लेते हैं, बस ये बोलते हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी, वो चीन मान लेता है कि अपने खिलाफ है, चीन के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि चीन कई जगह मैरीटाइम सिक्योरिटी का उल्लंघन करता है। तो इसमें रूस के राष्ट्रपति ने पार्टिसिपेट किया था, हालांकि चीन भी उसमें पार्टिसिपेट किया था, लेकिन चीन के राष्ट्रपति नहीं आए थे, चीन के एक कोई लीडर को उसमें भेज दिया गया था। 2+2 वार्ता शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया इस बार पहली बार 2021 में। वर्तमान में हम 65% हथियार जो है रूस से परचेज करते हैं, और साथ ही साथ अमेरिका के भारी विरोध के बावजूद S-400 मिसाइल सिस्टम, मिसाइल डिफेंस सिस्टम हमने रूस से परचेज किया। 203 असॉल्ट राइफल के निर्माण में भी रूस भारत से के साथ मिलकर काम कर रहा है। हम 203 राइफल जो है रसिया से परचेज कर रहे हैं। इसकी ज़रूरत क्यों थी, ये लगातार मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि इसकी ज़रूरत इसलिए थी कि अफगानिस्तान तालिबान के हाथ में, तालिबानी आतंकवादियों के हाथ में हथियार लग चुके हैं, अमेरिका के आधुनिक हथियार। हो सकता है कश्मीर के क्षेत्र में जो है आतंकवादी घटना बढ़े, इसलिए हमें नए हथियार की ज़रूरत है, नए राइफल की ज़रूरत है। इसलिए हमने अगस्त महीने में ही परचेज करने का ऑर्डर दे दिया है रसिया को, AK-203 राइफल सिस्टम। अब देखो आर्थिक संबंध में एक चुनौती भी है। आर्थिक संबंध में एक चुनौती क्या है कि हमारा रसिया के साथ भले ही हम 65% अपने हथियार का आयात रसिया से करते हैं, लेकिन हमारे दोनों के बीच में व्यापार बहुत कम है। अगर व्यापार देखा जाए तो भारत और रसिया के बीच में महज $10 बिलियन का व्यापार है, जो काफ़ी कम है। अच्छा, इसके अगेंस्ट में आप देखो रसिया और चीन का व्यापार ये $100 बिलियन का है। तो रसिया का कहीं के आर्थिक क्षेत्र में चीन से ज़्यादा झुकाव है, क्योंकि $100 बिलियन का व्यापार है सोचो, और हमारी और रूस के व्यापार महज $10 बिलियन का है, रसिया और चीन का व्यापार $100 बिलियन का है। साथ ही साथ इंडिया और अमेरिका का व्यापार भी $100 बिलियन के करीब है। तो ऐसे कंडीशन में आवश्यकता इस बात की है कि व्यापारिक संबंध, न सिर्फ रक्षा सेक्टर में संबंध, बल्कि व्यापारिक संबंध भी भारत और रसिया इंप्रूव करें, मिलकर काम करें। तो कोशिश किया मैंने एक कॉन्क्रीट रूप से इंडिया रशिया रिलेशन पे डिस्कस करने का, चूँकि मुझे सेपरेट वीडियो बनाने का समय नहीं मिला था, इसलिए इसी वीडियो में मैंने कोशिश किया है आपके साथ एक कॉन्क्रीट डिस्कस किया जाए इंडिया रशिया रिलेशन को लेकर के।
देखो इसको देख सकते हैं आप लोग, अंगदान आप लोग भी करें, मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी से, अगर करना चाहते हैं तो करें, मुझे भी करना है, मैंने अभी तक किया नहीं है, लेकिन मुझे भी इसका प्रोसेस पता करूँगा और उसके बाद मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूँगा, जिनको करना होगा करना। लेकिन ये जो न्यूज़ है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि भारत में प्रतिवर्ष 5 लाख लोग वक्त रहते अंग न मिलने से मौत के शिकार हो जाते हैं, राइट। तो इसलिए अंगदान की आवश्यकता भारत में भी है, लोगों को करना चाहिए। मुझे इसका प्रोसेस एग्जैक्ट पता नहीं है, पता करके एग्जैक्ट प्रोसेस मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा, जिन्हें करना होगा करना आप लोग। देखो ये एडिटोरियल मैं आप लोग पे छोड़ता हूँ। एक तो मुझे ये लग रहा है कि आज के समय में जो मेन मुस्लिम कंट्री है, जो सऊदी अरब हो गया या जो यूएई हो गया, ये काफ़ी रिफॉर्म्स कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान जैसा देश जो मेन मुस्लिम कंट्री नहीं है, वो कट्टर कहीं अधिक हो रहा है। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि सऊदी अरब में महिलाओं को बाहर निकलने पर प्रतिबंध था, अब प्रतिबंध हटा लिया गया, सऊदी अरब में महिलाएं बाहर निकल सकती है। सऊदी अरब में सिनेमा घर बंद थे, वो खुल चुके हैं। सऊदी अरब में इनफैक्ट महाभारत को भी पढ़ाया जाएगा, महाभारत को भी अपने करिकुलम में शामिल किया गया, वहाँ के बच्चों को महाभारत पढ़ाया जाएगा। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान जैसा देश को देखो तो यह अधिक कट्टर बनने का कोशिश कर रहा है, राइट। यानी जो उदारवादी देश था, पाकिस्तान थोड़ा उदारवादी था, वो अपने आप को कट्टर बना रहा है, और जो कट्टर देश था वो अपने आप को उदारवादी बना रहा है। तो उसी के संबंध में ये न्यूज़ है कि विभिन्न विद्वानों को जो है एक समिट हुआ है अबू धाबी में, पीस फोरम हुआ, और विभिन्न मत के लोग उसमें शामिल हुए हैं, विभिन्न समुदाय के लोग उसमें शामिल हुए हैं और अपनी अपनी राय व्यक्त की है। इसको आप लोग अपने पर्सपेक्टिव से पढ़ लेना, मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। देखो ये मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि ये मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है। हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिन्होंने जिला लेवल पे जिला सुशासन सूचकांक, जिला स्तर पे सुशासन सूचकांक जारी किया। सुशासन, गुड गवर्नेंस, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया है। हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य। देखो ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में दिया हुआ यहाँ पे, इंडिया रशिया रिलेशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसके बारे में ज़रूर बात करते हैं, क्योंकि ये जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम दोनों देश मिलकर तैयार किया है, और दोनों ही देश के इंपॉर्टेंट नदी के नाम पे इस मिसाइल का नाम है। ब्रह्मपुत्रा के नाम पे, एक ब्रह्मपुत्रा नदी इंडिया की नाम नदी है और मोस्कवा नदी है रूस की नदी, ये दोनों का नाम मिला दो तो ब्रह्मोस हो जाता है। तो दोनों का नाम मिला करके इसका नाम दिया गया ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम। ये एक क्रूज मिसाइल सिस्टम है। देखो दो मिसाइल सिस्टम होता है, एक तो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम होता है, जैसे बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ से मान लो टारगेट यहाँ पे फिक्स करना है तो यहाँ से इस तरह से जाएगा, ऐसे जाकर के टारगेट फिक्स करेगा। लेकिन जो क्रूज मिसाइल सिस्टम होता है वो ऐसे ऐसे जाता है, हवा में छोड़ेगा, मान लो ऐसे 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 जाएगा और ऐसे जाकर के टारगेट को हिट करेगा। साथ ही साथ ये जो सिस्टम है, ये जो ब्रह्मोस है, ये इसका रेंज है 290 किलोमीटर, इसे लगभग 400 किलोमीटर तक एक्सटेंड कर दिया गया और 600 किलोमीटर तक इसे बढ़ाने का टारगेट है। साथ ही साथ ये फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पे काम करता है, यानी एक बार अगर आप दाग दिए तो इसको बैक नहीं कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे मिसाइल में क्या होता है कि अगर आप लक्ष्य को, मान लो ये लक्ष्य डिसाइड किया कि आपको लक्ष्य को जाकर के टारगेट करना है, बीच में लगा कि नहीं अब हम उसको टारगेट नहीं करना है, तो बीच में जाकर के आप इसका टारगेट चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये ऐसा मिसाइल नहीं है। इस मिसाइल में जो टारगेट आपने फिक्स कर दिया, एक बार फायर कर दिया तो फॉरगेट, भूल जाइए आप। वो जो लक्ष्य आपने डिसाइड किया, टारगेट फिक्स किया, उसको दाग दिया है तो वो जाकर के वहाँ स्ट्राइक करेगा। अच्छा, फिलीपींस इस मिसाइल सिस्टम को भारत से परचेज कर रहा है। ओके, ये जो न्यूज़ है ये तीनों ही इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग खुद से पढ़ लेना। देखो यहाँ पे वनडे एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, जर्मनी में मर्केल युग समाप्त और ओल्फ शुल्ज नए चांसलर बने। जर्मनी के जो नए चांसलर बने हैं उनका नाम है ओलफ शुल्ज। चलो कुछ न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे लग रहा है कि काफ़ी समय हो रहा है इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसे मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, इसको आप लोग पढ़ लेना। अब
बस ये 2 न्यूज़ इंपॉर्टेंट था, राइट। इसको भी आप लोग पढ़ लेना और इसको भी पढ़ लेना। जितने भी मेन न्यूज़ थे आज मैंने आपके साथ सभी को कोशिश किया डिस्कस करने का। चलिए आज हमारे पास इतना ही न्यूज़ था। आज मैंने बहुत दिन के बाद मुझे लगता है कि मैंने कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस किया। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपने ग्रुप में दोस्तों के साथ निश्चित तौर पे शेयर कर दें जो भी तैयारी कर रहे हैं कमीशन वगैरह की। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।